नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपीओ रेलवे। आज आपको एपीओ के एग्ज़ाम की अगली कड़ी स्टाफ बेनिफिट फंड, उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। स्टाफ बेनिफिट फंड क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बारे में विस्तार से कहाँ लिखा है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया है, मैंने आपको उसमें स्पष्ट सर्कुलर के साथ आपको बताया है कि जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए उस संबंध में सर्कुलर का अध्ययन करें। इसी तरह से आप स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड है, इस्टेब्लिशमेंट कोड के जो पैरा है चैप्टर 8 उसमें लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, कि सबसे पहले आप समझिए स्टाफ बेनिफिट फंड है क्या। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी रेगुलर जो आपकी रेवेन्यू होता है रेलवे का, उससे नहीं होता पूरा हो पाता है। तो ये उस लीक से हटके आपका प्रमोशन, पदोन्नति, ट्रांसफ़र और कर्मचारियों को बहुत सारी इस तरह से इनसे लीक से हटके एक अलग फंड बनाया गया है, जिससे कि कर्मचारियों के बच्चों को प्रोत्साहन, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, या जो विकलांग डिसेबल्ड कर्मचारी हों उनके लिए संसाधन, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके अलग संसाधन, जो रेलवे की कर्मचारी आपका जो कोर वर्क है उससे हटके कर्मचारियों या उनके बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में एक अलग फंड की व्यवस्था की गई है, ताकि समय समय पर उस फंड से लोगों को इंटरटेन और उनकी सुविधाओं के संबंध में इस राशि से किया जा सके। ठीक है, इसके लिए आप जो स्टाफ बेनिफिट फंड है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और लेटेस्ट सर्कुलर आपका है मास्टर सर्कुलर है 4/90 सितंबर 19 का है। उस मास्टर सर्कुलर में बहुत सारी चीज़ लिखी, उसी बारे में आपको बताऊंगा। स्टाफ बेनिफिट जो कि अभी देखिए, स्टाफ बेनिफिट में क्या है कि 31 मार्च जो कि कल 31 मार्च है, आज की जो भी सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी नॉन गेस्टेड की इंक्लूडिंग आरपीएफ, तो जो भी सैंक्शन स्ट्रेंथ 31 मार्च को होगी उसी के अनुसार रेलवे बोर्ड हर जोनल रेलवे को 800 रुपए पर कैपिटा के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको फंड दे देगा। उस जोनल रेलवे को, मतलब जहां पे हिसाब से जोनल रेलवे, फिर जोनल रेलवे की कमेटी है और उसी तरह से आपके डिवीजन स्तर पे भी कमेटी होती है। लेकिन पूरे सर्वे जो है जोनल रेलवे कमेटी होती है, वो अपनी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद देखिए, जोनल रेलवे और डिवीजन लेवल पे 2 कमेटियां हैं, लेकिन हर रेलवे अपने अपने हिसाब से इन फंडों को, रेलवे बोर्ड ने बता दिया कि आपको इस फंड में इतना पैसा खर्च करना है। उसके अलावा वहाँ की जो जोनल बॉडी होगी वो डिसाइड करेगा कि डिवीजन को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें और जोन अपने हिसाब से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। ये जरूरी नहीं है कि हर डिवीजन को उनके कर्मचारियों के अनुपात में दिया जाए, पर जोन को हर कर्मचारी के अनुपात में रेलवे बोर्ड फंड देगी। वहाँ के जोनल रेलवे हैं वो डिसाइड करेंगे किस रेलवे को कहाँ की जरूरत है, कितनी जरूरत है, कहाँ कितनी मांग है। कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ रेलवे हैं, उनके कुछ डिवीजन है, वहाँ स्पेसिफिक डिमांड रहती है, वहाँ कुछ ऐसी आपदा आती रहती है या कुछ वहाँ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि वहाँ पर खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो जोनल रेलवे की कमेटी डिसाइड करती है कि वहाँ पे किस मंथ पे कितना खर्च एक्स्ट्रा दे दिया जाए, जबकि वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या उतनी नहीं है परंतु वहाँ पे जरूरत ज़्यादा है। ठीक है, उसी के बारे में देखिए और आपको मैं बता रहा हूँ। कर्मचारी हित नीति की सांविधिक नियमों अर्थात भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल्यूम 3 के तृतीय अध्याय 8 के अनुशंसित अनुदेशों के अंदर प्रावधान द्वारा शासित किया जाता है। भारतीय रेल में एसबीएफ योजना वर्ष 1931 से कार्यशील है। पिछले कुछ वर्षों में इस नीति में वृद्धि हुई है और आज की तारीख इस नीति में रेल कर्मचारी उसके पात्र पारिवारिक सदस्यों कल्याण के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का वित्त पोषण किया जाता है। इसमें किस किस मत पे खर्च किया जा सकता है उसके बाद स्पष्ट जो है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 है शिक्षा। रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। रेल कर्मचारी के जो बच्चे हैं, बच्चों का मतलब यहाँ पे एक ही है
कि उनके जो बच्चे हैं वो पास नियमों के अधीन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पास नियम के अधीन नहीं है उनको इस SBF से लाभ नहीं मिलेगा, ये आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा उच्च शिक्षा में जाता है, वहाँ पे एग्जाम देता है। देखिए हर प्रकार की वहाँ के अलग अलग कमेटी के हिसाब से अलग अलग डिसाइड की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें स्पष्ट हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 60% 70% ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग स्कॉलरशिप दे दी जाती है। या आपका बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग छात्रवृत्ति दे दी जाती है। ठीक है, आपको बच्चा स्पोर्ट्स में इंटर स्कूल यूनिवर्सिटी इस लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं और गोल्ड मेडल है जो लाते हैं, उनके अलग प्रोत्साहन राशि है। तो उसी के संबंध में बताया गया है। नंबर 1 शिक्षा, रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा है तो छात्रवृत्ति। दूसरा है रेल कर्मचारियों के बालिकाओं के लिए उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा है तो छात्रवृत्ति। रेल कर्मचारियों के बालकों और उच्च तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। महिला सशक्तिकरण गतिविधियां, खेल कूद के अलावा मनोरंजन संबंधी अन्य गतिविधियां, संस्थानों और क्लबों आदि के मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों का संवर्धन, विपत्ति और बीमारी आदि में सहायता, खेल कूद गतिविधियां, स्काउट्स एवं गाइड्स गतिविधियां, दवाइयों के स्वदेशी तकनीक जिसमें होम्योपैथिक शामिल है, बाढ़, अकाल, भूस्खलन, आग तथा अन्य किसी प्रकार की आपदा के उपजन संकट काल में तत्काल सहायता। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले रेल कर्मचारी उनके बच्चों के लिए व्यवसायिक कौशल विकास और अन्य विविधि। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपको कोई महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम करना है, उनके लिए कोई जो है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम करना है, उनके लिए और भी कुछ महिलाओं के संबंध में प्रोग्राम करना है, किसी अलग से स्पेसिफिक लोगों को बुलाना है, तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उस फंड से आप काम कर सकते हैं। कोई सांस्कृतिक कल्चर को आप बढ़ावा देना है तो उसके लिए अलग से फंड है, मैंने बताया। ठीक है, यदि कोई कर्मचारी है और उसके पास कोई भी छुट्टी नहीं है तो उनके बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा, SBF कमेटी हर जगह के अलग अलग है। वो उन कर्मचारियों को जिनके पास छुट्टी नहीं, उनका पेमेंट नहीं बन रहा है, तो उनके लिए इस फंड के लिए से वो व्यवस्था कर देगी कि हर महीने 5,000 10,000 जो भी वहाँ की कमेटी डिसाइड करेगी, और इस फंड से उनको पैसा भी हर प्रत्येक माह मिलता रहेगा। बाढ़ अकाल आ गया कहीं पे तो वहाँ पे उस फंड से अलग से खर्च हो जाएगा। जब आप होम्योपैथिक देखते हैं, होम्योपैथिक जो भी दवाखाना आपके रहते हैं रेलवे में, वो SBF से ही ऑपरेट होते हैं, SBF से ही उनका फंड दिया जाता है। तो उसी तरह से फिर रेल कर्मचारी हित के इस जो रेल SBF है, इसके कहाँ से इसको पैसे मिलते हैं ये आपको समझना चाहिए। 31 मार्च को अराजपत्रित रेल कर्मचारी से प्रत्येक रेलवे उत्पादन इकाइयों द्वारा पूरी प्रभावित पदों को छोड़ के स्थायी एवं अनिस्थायी दोनों के स्वीकृत पदों पर आधारित प्रति व्यक्ति आधार पर रेल राज्यों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को वार्षिक अनुदान। अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या RPF अराजपत्रित कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या शामिल है। मतलब 31 मार्च जो कल आएगा, 31 मार्च वहाँ के जो आपकी सेंक्शन स्ट्रेंथ होगी, चाहे टेम्परेरी हो या रेगुलर हो, परमानेंट हो, RPF हो या कोई अन्य, उनको शामिल करते हुए जो भी सेंक्शन जोनल रेलवे बोर्ड से उतने पैसा मांग लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने बोला कि SBF अलग से है पूरा, तो जो जुर्माने होते हैं, जुर्माने से जो भी प्राप्त राशियाँ होती हैं वो इसी फंड में जाती हैं। गत वर्षों के दौरान रेल कर्मचारी बच्चों को तकनीकी शिक्षक छात्रों के अनुदान संबंधी रेलवे द्वारा किया गया व्यय का 50%। ठीक है, 3 वर्षों से अधिक जो पेमेंट आपकी अनपेड पड़ी रहती 3 वर्षों से ज्यादा, वो भी पैसा जो है SBF में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके अलावा एक हर चीज के लिए स्पष्ट देखिए, जो मैंने बोला कि 800 रुपये प्रति कर्मचारी के हिसाब से आता है पैसा, उन पैसों को कैसे कैसे खर्च करना है इसमें भी स्पष्ट है। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊँ क्योंकि इस छोटे से वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है। मैंने आपको जो बताया, खेल कूद के लिए महिला सशक्तिकरण, इसमें सेमिनार, कैंप, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, और खेल कूद तथा मनोरंजन संबंधी के लिए जिसमें व्यायामशाला संबंधी उपकरण खरीदना है, कर्मचारी के बच्चों के लिए छुट्टी, कैंप, अध्ययन, भ्रमण करना है, संस्थानों और क्लबों के लिए मनोरंजन करना सुविधाएं हैं, वो भी इसी फंड से जाता है।
सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन में, आवासीय कॉलोनी, मंडलों तथा विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, संबंधित उपकरण आदि की खरीद, अनुरक्षण। ठीक है, तो इस सब चीज़ें इसमें दिया गया है खेल स्काउट गाइड के लिए। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मुझे समझाना है वो ये है कि इनकी कमेटी का कैसा वो है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि कमेटी ही वो सब चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि पैसे को कैसे खर्च करना है। निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक समिति अर्थात CSBF मतलब करना सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, और डिवीजन को DSBF मतलब डिविजनल स्टाफ बेनिफिट फंड जो है द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्मिक अधिकारी इसके पीठाधीश अधिकारी होंगे। अध्यक्ष के अलावा CSBF में निम्नलिखित सदस्य होंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझना है। इसके लिए देखिए रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट बना दिया है कि कौन कौन रहेगा। मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य इंजीनियर, एक कल्याण अधिकारी जिसका नामांकन महाप्रबंधक करेंगे, और जो समिति के सचिव होंगे, और मान्यता प्राप्त संघों के 6 सदस्य जिनकी संख्या मान्यता प्राप्त संघों के समान होगी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय OBC रेल कर्मचारी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि। उसी तरह से आपके मंडल स्तर पे भी एक कमेटी होगी। मंडल रेल प्रबंधक इनके पीठासीन अधिकारी होंगे। मंडल कार्मिक अधिकारी इस अध्यक्ष के अलावा CSBF के निम्न सदस्य हैं। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मनोनीत किया गया एक अधिकारी, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संघों के 2 प्रतिनिधि, एक कल्याण निरीक्षक जिसे मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मनोनीत किया जाएगा और जो सचिव के रूप में कार्य करेगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेल कर्मचारी एसोसिएशन और अखिल भारतीय OBC रेल कर्मचारी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि। देखिए CSBF में यूनियन के कितने सदस्य होते हैं? मान्यता प्राप्त संघों से 6 सदस्य जिनकी संख्या मान्यता प्राप्त संघों के समान होगी, मतलब 3-3। और डिवीजन में क्या होती है, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संघों से 2 प्रतिनिधि, वहां पे 3, यहां पर 2। ठीक है, और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के एक सदस्य CSBF में भी होते हैं और डिविजनल स्टाफ बेनिफिट कमेटी में भी होते हैं। प्रत्येक कारखाने में भी एक कारखाना हित समिति होगी। इस समिति का गठन मंडल स्तर पर समिति के गठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। कारखाने में वरिष्ठ वेतनमान के कार्मिक अधिकारी न होने की स्थिति में कारखाना प्रबंधक उनका स्थान लेंगे, या कारखाना प्रबंधक न होने पर सहायक कारखाना प्रबंधक उनका स्थान लेंगे। मंडल कारखाना उस समिति के निर्णय से असहमत होने के मामले में मंडल रेल प्रबंधक कारखाने में उप मुख्य यांत्रिक इंजन प्रभारी होंगे। जैसा भी हो मामलों को भेज दिया जाए जिनका निर्णय अंतिम, मतलब कमेटी यदि कोई डिसीजन नहीं ले पाती जो पीठासीन अधिकारी होंगे जैसे मंडल रेल प्रबंधक और या उप डिप्टी CME ये जो भी वहां पे हेड होंगे वो उसको डिसाइड करेंगे और उनका ही निर्णय अंतिम होगा। मंडल या कारखाना हित निधि समितियों का मुख्यालय समिति द्वारा निर्धारित किए गए नियमों और सीमाओं के भीतर इन निर्णयों के उद्देश्य से निधियां आवंटित करने की शक्तियां होंगी। मतलब मंडल के जो CSBF कमेटी होगी और मुख्यालय ने जो तय कर रखा है उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। उसने जो रूल बना दिया उसी रूल के अनुसार डिवीजन की बॉडी को काम करना होगा जहां पर कि उन्होंने रूल बना दिया है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजों में छूट दी जाती है लेकिन जहां पे छूट नहीं दी गई है वहां पे वो मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसी तरह से सभी उसमें होंगे। SBF समितियों के सदस्यों के चयन महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। CSBF या DSBF के सदस्य 1 वर्ष तक सदस्य होंगे, किंतु तब नहीं जब उन्हें महाप्रबंधक द्वारा हटा दिया जाए या स्वयं त्याग पत्र दे दे बहर पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे। मतलब ये कमेटी 1 साल के लिए होगी, या तो स्वयं हट जाए या महाप्रबंधक हटा दें, और उसके बाद कमेटी दोबारा भी उन्हीं लोगों को चुन सकती है, बन सकती है उन्हीं लोगों के लिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक चीज और समझना है जो 15 नंबर पॉइंट है, यदि अध्यक्ष निम्नलिखित के संबंध में समिति के बहुमत से असहमत हो।
निधि के व्यय का वित्तीय औचित्य, क्या अनुदान नियम 802 R1 में वर्णित उद्देश्यों के लिए है, क्या यह सरकार या रेलवे की मान्यता प्राप्त निधि से भिन्न है, तो इस मामले में को महाप्रबंधक पास भेज सकते हैं जिनका निर्णय अंतिम होगा। मतलब कहने का कि यदि कोई इसमें डिस्प्यूट होता है CSBF कमेटी या डिविजनल उसमें कमेटी में, यदि वो मंडल स्तर पे भी डिसीजन नहीं होता है, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं मुख्यालय को, मुख्यालय कमेटी उसको डिसाइड नहीं करती है, तो उस कंडीशन में महाप्रबंधक के पास पूरी शक्ति है कि वो जो डिसीजन ले वही फाइनल है डिसीजन। इस कमेटी में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी या सेवा से निष्कासित हटाए गए व्यक्तियों या बाहरी व्यक्तियों के SBF कमेटी में मनोनीत नहीं किया जा सकता है। निलंबनधीन रेल कर्मचारियों को SBF की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बाहर उनके स्थान पर किसी एवजी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए मौजूदा सदस्य अयोग्य रहेंगे। रेलवे पर प्रसूति केंद्रों पर रखरखाव खर्च 1455 से SBF के अनुदान के स्थान पर रेलवे राजस्व किया जाना है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। SBF समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए जाते समय चुने हुए प्रतिनिधियों को उसी दर्जे के पास दिया जाएगा जिस दर्जे के लिए रेल कर्मचारी के अनुरूप सुविधा लेखे से पास लेने का हकदार। मतलब कहीं SBF कमेटी है या कहीं कमेटी ने कहीं आपको भेजा है या कोई कमेटी कहीं दूसरी जगह पे आप बैठक हो रही है, कमेटी की जरूर नहीं, सदस्य मंडल के हो या मुख्यालय के हो, तो उन बैठकों में भाग लेने के लिए आपको एक पास मिलेगी। वो पास आपको उसी दर्जे का होगा जिस दर्जे का आप सुविधा पास के हकदार हैं। महाप्रबंधक निधि के लेखांकन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे, उनका ऑडिट निर्धारित किए गए तरीके से किया जाएगा। निधि के कार्य संचालन में वार्षिक रिपोर्ट महाप्रबंधक पिछले वित्त वर्ष के दौरान निधि के कार्य संचालन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। आपने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ किया, इस संबंध में जो भी लेखांकन होगा उसको रेलवे बोर्ड को जो है आपके बताया जाएगा कि हमने कितना कितना पैसा खर्च किया और कहाँ कहाँ क्या किया और हमें क्या जरूरत है, जो भी है आपको उसका पूरा खर्च बताना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से एक कोई और चीजें हैं। एक स्टाफ बेनिफिट ऐसा है कि आपके लिए या प्रशासन के लिए एक तरह से वो पिटारा है जो कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैंने कहा कि कर्मचारी को सिर्फ पदोन्नति, ट्रांसफ़र, प्रमोशन या और भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उनके अलावा बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। जब आप पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कर्मचारी को सिर्फ पैसे से ही मतलब नहीं होता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कर्मचारी या कोई ऐसा काम कर रहा हो तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा हूँ ऑफिस में तो मेरे ऑफिसर द्वारा भी मुझे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये जो अप्रेरणा है ये आपकी SBF पूरी करती है। SBF के माध्यम से आपके जो अधिकारी हैं, जो कमेटी है, आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बाहर घुमाने ले जाती है। वो किससे? इसी SBF से है। एक कर्मचारी जो कि ग्रुप D का है वो अपने पैसे से अंडमान नहीं जा सकता है, विदेश नहीं जा सकता है, मनाली नहीं जा सकता है जल्दी, लेकिन SBF के साथ वो सबके साथ जाके उसी तरह से जैसे आप जाएंगे, आपको उसी वही साथी भी उसी तरह से उसी होटल में उसी हवाई जहाज से जाएगा आपके साथ। तो एक कर्मचारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। वो सब किसकी बदौलत संभव है? वो SBF की बदौलत संभव है। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना है, किससे संभव है? SBF से संभव है। आपका कोई साथी ऐसा है जिसके पास की छुट्टी है ही नहीं, वो बीमार है लगातार, आप उसको चाहकर भी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मदद SBF के द्वारा की जा सकती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आपके बच्चों के खेलकूद के लिए, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह बहुत सारे ऐसे मद हैं। जब आप इस सर्कुलर को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे मद हैं जिसके माध्यम से आप अपने कर्मचारियों को, आप अपने बच्चों को, आप स्वयं
इस एसपीएफ के माध्यम से आप जो है आगे अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। इसलिए आप एसपीएफ के बारे में थोड़ा पढ़ें, और जो लोग नहीं जानते एसपीएफ के बारे में उनको बताइए कि रेलवे आपके लिए क्या क्या करती है। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं होता है कि एसपीएफ भी कोई चीज़ है, कोई फंड है। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए इसमें से स्कॉलरशिप भी मिलती है, नहीं पता होता है। आप देखेंगे हमारा जो पास पीरियड डिक्लेरेशन है उसमें मैंने परसेंटेज के लिए भी एक ऑप्शन बनाया कि आपके बच्चे कितने पढ़े हैं, उनके कितने परसेंट है। वो इसी उद्देश्य से बनाया गया था जिससे कि आप जो कर्मचारी हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, कम से कम जो उनका सुपरवाइजर है उसमें यदि भर देगा तो यदि कभी एसबीएफ से कोई स्कॉलरशिप मिलनी होगी या प्रोत्साहन राशि मिलनी होगी तो उस आपका सुपरवाइजर आपका डाटाबेस देख के आपका फॉर्म भरवा देगा और आपके बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी एसबीएफ को ऐसा फंड है जो एक कर्मचारी के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। तो और आप इस कमेटी के बारे में, इस कमेटी के कार्यकाल के बारे में, इसमें कितना फंड मिलता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एसबीएफ कब से लागू हुआ है, आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप जो है इससे जो क्वेश्चन बनेंगे, ये जो मैंने वीडियो बनाया लगभग इतने ही रहेंगे, और आपको ज़्यादा अध्ययन करना है तो आप इस मास्टर सर्कुलर का आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। इसी साथ ये वीडियो जो है मैं अपलोड करने जा रहा हूं और आशा करता हूं